गुड मॉर्निंग क्लास 12। अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 8 आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में इशू ऑफ शेयर्स, अंशों के निर्गमन के बारे में बताया था और उसकी कुछ जर्नल एंट्रीज बताई थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसके सवाल करने की कोशिश की होगी। अगर आपको उनसे संबंधित कोई भी अगर कंप्लेन हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट्स करें। अब आप इसके आगे के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, जो है अपना फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये इशू ऑफ शेयर की बात की कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अंशों का हरण या हरण क्या होता है, यानी कि फॉरफीचर ऑफ शेयर किसे कहते हैं। तो आशय देकर रखा हुआ है कि कंपनी पूंजी एकत्रित करने के लिए समय समय पर आवंटित अंशों की बकाया राशि विभिन्न याचनाओं के माध्यम से अंशधारियों से मांगती है। यदि कोई अंशधारी अपने अंशों पर मांगी गई याचनाओं का भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी अंतर्नियमों के अनुसार उसके अंशों को जब्त कर लेती है, जिसे हम अंशों का हरण कहते हैं। इसकी व्यवस्था जो होती है, हरण संबंधी व्यवस्था अगर नहीं की गई हो किसी भी कंपनी द्वारा अंतर्नियम के द्वारा, तो वह सारणी एफ का यूज़ यहाँ पर कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि जैसे आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा कि जब हम अंश का निर्गमन करते हैं तो कंपनी कभी भी एक साथ पैसा नहीं मंगवाती। जैसे कि 100 रुपये का शेयर है तो आवेदन पे 20 रुपये, आवंटन पे 30 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये और सेकंड कॉल पे 30 रुपये। इस प्रकार से 4 किस्तों में उसने पैसे मंगवा लिए, यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो क्या होता है कि आवेदन के साथ तो हर कोई व्यक्ति पैसा दे देता है, यानी कि एप्लीकेशन तो पहुँचा देगा, एप्लीकेशन के साथ 20 रुपये उसने दे दिए। अब जब अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट का पेमेंट वो नहीं कर पाते हैं, या कभी कभी अलॉटमेंट का पेमेंट हो गया लेकिन फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हो पाता, सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं हो पाता है। तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो क्या करे कि अंशों का हरण कर ले, यानी कि जो पैसा आपका जमा हो चुका है उसे वो हरण कर लेते हैं, यानी कि वो जब्त हो जाते हैं। और बाकी जो पैसा प्राप्त नहीं हुआ है वो हो जाता है एरर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अग्रिम याचना, सॉरी अग्रिम याचना, अवशिष्ट याचना। अवशिष्ट याचना बोलते हैं जो कि पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, वो होता है हमारा कॉल्स इन एरर। और जो पैसा प्राप्त हो जाता है वो होता है हमारा फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं अंशकरण संबंधी नियम, वैध ऋण की विशेषता। सबसे पहले दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है, रूल ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर और एक बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड फॉरफीचर। तो इसके लिए क्या होता है कि जब अंश हम खरीदते हैं, जब्त करते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी या सतर्कता रखनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही सावधानी पूर्वक करने वाला कार्य होता है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी अगर गलती हो जाती है तो वो अवैध हो जाता है, यानी कि हरण क्या हो जाएगा आपका, फॉरफिटेड क्या हो जाएगा आपका, इलीगल हो जाता है। और अंशग्रहण की वैधता के लिए निम्नलिखित शर्तों को पालना अनिवार्य होता है। फर्स्ट पॉइंट अगर रखा, जैसे अंशों के हरण करने का अधिकार स्पष्ट रूप से अंतर्नियम द्वारा दिया जाना चाहिए अथवा इसके लिए न्यायालय का अनुमोदन चाहिए। मतलब अंतर्नियमों में आपको जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनेगा या मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जो बनेगा उसके अंतर्गत इसकी स्पष्ट व्याख्या इसमें होनी चाहिए। और अगर वो नहीं है तो इसमें जो आपका कोर्ट होता है, न्यायालय जो होता है, उसका भी एक सेक्शन एक्ट होना चाहिए। अगर आपको न्यायालय इसकी अनुमति देता है, ठीक है, न्यायालय की अनुमति यहाँ पर होनी चाहिए, सहमति यहाँ पर होनी चाहिए, तभी जाकर आप अंशों का हरण कर सकते हो। उसके बाद अंशों को जब्त करने के लिए उचित कारण होना चाहिए। तो एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि आप अंशों के हरण क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, अंशों के हरण का अंतिम उचित प्रस्ताव संचालकों की सभा में पारित होना चाहिए। तो कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, सीएस, जो यानी कि कंपनी का जो सीएस होता है, सीएस जिसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सचिव, वो क्या करेगा कि कंपनी की जो आम सभा होती है, आम सभा में इस प्रस्ताव को, यानी कि एक एजेंडा बनाएगा और ये जो टॉपिक है वहाँ पर उनके बीच में ये टॉपिक रखेगा कि आपको अंशों का हरण करना है, और उसका प्रस्ताव, यानी कि सभी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने भी हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर जितने भी हैं, सबकी सहमति इसके ऊपर होनी चाहिए। अंशों करने के पूर्व इसकी सूचना अंशधारी को देना अनिवार्य होती है। जब अंश हरण कर लिए जाते हैं तो इसकी सूचना अंशधारी को देना अनिवार्य होता है। संचालकों द्वारा हरण का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात इसकी सूचना अंशधारी को भेजना चाहिए। अगर आप अंशरण करते हैं तो अंशरण करने के पहले भी सूचना आपको उनको देनी पड़ेगी, अंशधारियों को, और अंशरण करने के बाद भी इसकी सूचना आपको अंशधारी को देना पड़ेगी। और अंशों की जब्ती का अधिकार जो होता है वो पन्यास की प्रकृति का होता है, यानी कि ट्रस्ट होता है एक प्रकार का। तो इसका प्रयोग हमेशा कंपनी के हित में होना चाहिए, मतलब जलन के थ्रू या जानबूझकर किसी भी शेयर्स को आप हरण नहीं कर सकते। अंश हरण के पश्चात जब्त अंश कंपनी की संपत्ति हो जाता है और वह इसे उचित मूल्य पर निर्धारित नियमों के अनुसार पुनः निर्गमित कर सकता है। तो जो अंश आपने हरण किए हैं उनको हम दोबारा रीइश्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर आपकी कंपनी के एसेट्स हो जाती हैं। अब अंशोकरण करने की विधि, तो प्रोसीजर क्या होगी। सर्वप्रथम कंपनी सचिव के द्वारा ऐसे सभी अंशधारियों की एक सूची बना ली जाएगी, एक लिस्ट तैयार कर ली जाएगी जिन पर एक या एक से अधिक याचना यानी कि कॉल्स जो है प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद सेकंड, संचालक अंत नियमों की तालिका F में दिए गए नियम अनुसार ऐसे सभी सदस्यों को एक नोटिस भेजेंगे जिसकी भुगतान तिथि 14 दिन के बाद की होगी। तो जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल या और तालिका F जो बन रहती है उसके नियम अनुसार ऐसे सभी शेयर होल्डर्स जिसकी एक या एक से अधिक याचना बाकी हो, उन्हें 14 दिन का एक नोटिस भेज दिया जाएगा कि 14 दिन के अंदर अंदर आप हमें पेमेंट करें। अब उसके बाद यदि इस नोटिस के बाद भी अगर कोई अंशधारी भुगतान प्राप्त नहीं करता है, मतलब भुगतान नहीं देता है, तो उसे एक और नोटिस भेज दिया जाएगा जिसकी अवधि भी क्या होती है, 14 दिन की होती है। मतलब पहला 14 दिन का नोटिस देने के बाद अगर दूसरे 14 दिन के नोटिस में भी अगर कोई व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है तो उसको मतलब पहले 14 दिन के बाद एक और नोटिस देते हैं अपन इसको, जिसकी अवधि भी 14 दिन की होती है। और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है तो संचालक मंडल को इसकी सूचना दे दी जाती है और एक प्रस्ताव के द्वारा इन अंशों का हरण कर लिया जाता है। मतलब कि 2 नोटिस होगा आपके कुल मिलाकर 28 दिन के, तो उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है तो उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है। तत्पश्चात इसकी एक सूचना अंशधारी को दे दी जाती है और जिसके अंश प्रमाण पत्र वापस ले लिए जाते हैं। इन अंशों पर प्राप्त राशि को जब्त कर लिया जाता है और ऐसे अंशधारियों के नाम को सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाता है और कंपनी द्वारा अंत में तत्संबंधी एक घोषणा जन सामान्य को कर दी जाती है और इन्हें दोबारा रीइश्यू कर देते हैं। अब अंशोकरण करने के लिए जो एंट्रीज करना पड़ेगी आपको, वो भी 3 प्रकार से होगी। जिस प्रकार से अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से होता है, उसी प्रकार से अंशों का हरण भी 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले सम मूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण का लेखा। तो शेयर कैपिटल यहाँ पर डेबिट होगा टू फॉरफिटेड अकाउंट और टू कॉल्स इन एरर। ये जो आपको 3 एंट्रियाँ लेकर रखी है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो प्राप्त आपको नहीं हुआ, जो रकम आपको प्राप्त नहीं हुई है, उसे हम मिलाकर कॉल्स इन एरर भी लिख सकते हैं, जो कि आपको अगली शॉर्टकट मेथड में आपको दे रखा है। यहाँ देख सकते हैं आप, शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू कॉल्स इन एरर अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो ये एंट्री भी हम कर सकते हैं। नरेशन में हम लिखेंगे फॉरफिटेड ऑफ शेयर। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे रवि के पास 100 रुपये वाले 25 समतांश है, जिसमें से उसने 20 रुपये आवेदन के दिए, लेकिन आवंटन के 30 रुपये, प्रथम याचना के 20 रुपये नहीं दे सका। संचालकों ने प्रथम याचना के बाद ही उसका अनुसरण कर लिया। हरण संबंधी एंट्री दीजिए। तो जितना यहाँ लिखा रहेगा आपको वही करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है सिर्फ फॉरफिटेड की एंट्री करना है, तो केवल एक ही एंट्री करना है। अब 100 रुपये वाले 25 अंश है, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 70 रुपये ही होते हैं। तो हमको सवाल पूरा 70 रुपये से ही करना है, बाकी के 30 रुपये उसने मंगवाए ही नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि 20 रुपये आवेदन पत्र के दिए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, टू शेयर फॉरफिटेड में।
तो 25 इंटू 20 ₹500 तो हमारे काय में आ गए, फोरफिटेड में आ गए, और बाकी के 30 और 20 ₹50 उसको प्राप्त नहीं हुए। तो 25 इंटू 50 ₹1250 जो है वो आपको काय में आ गए, कॉल्स इन एरर में आ गया। और इन दोनों का जो टोटल है 1750 वो टू शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर में आ जाएगा। देख सकते हैं आप, इसकी वैकल्पिक मेथड मैंने आपको बताई है ना। या तो आप इस टाइप की भी एंट्री इसकी कर सकते हैं, इस टाइप की एंट्री भी इसकी आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसकी वैकल्पिक विधि भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी प्रकार से प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण, तो यहाँ पर दो प्रकार से अमाउंट प्राप्त होगा। जब अंशों का हरण के समय ये देखा जाता है कि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है अथवा नहीं, तो यदि यह राशि प्राप्त हो गई है तब इसके लिए कोई लेखा नहीं करेंगे। मतलब कि अगर आपको प्रीमियम प्राप्त हो गई है तो प्रीमियम प्राप्त होने की एंट्री नॉर्मल जो अभी हमने करी है इसके पहले सम मूल्य वाली वही करते हैं। और जब प्रीमियम प्राप्त नहीं होती है तो प्रीमियम की एंट्री वहाँ पर दिखाई जाएगी और उसे हम डेबिट करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमेशा शेयर कैपिटल के साथ ही प्रीमियम आता है, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट, ठीक है। तो प्रीमियम अप्राप्त होने पर एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, टू कॉल्स इन एरर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद प्रीमियम प्राप्त होने पर सिंपल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। एग्जाम्पल के सवाल आपको नीचे दिए हुए हैं, सभी के तो आप ये कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं अंशों के हरण और समर्पण में अंतर। तो डिफरेंस बिटवीन फॉरफिटेड ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर। तो पहले पॉइंट पे पक्षकार की बात करते हैं। तो अंशों का हरण कंपनी द्वारा किया जाता है और अंशों का समर्पण अंशधारी के द्वारा किया जाता है। मतलब कि कौन से साइड से ये काम होता है। तो सबसे पहले जो अंश हरण होता है वो कौन कौन करेगा, संचालक यानी कि ओनर। और समर्पण कौन करेगा, शेयर होल्डर्स। अंशों का हरण और वापसी, जब कभी कंपनी को अंशधारी से याचना का देय रकम नहीं प्राप्त होता है तो यह अंश का नियमानुसार अनिवार्य रूप से हरण कर लेती है, ठीक है। मतलब ये कंपनी के द्वारा किए जाते हैं और जब उसको पेमेंट प्राप्त नहीं होता है। और समर्पण कब होगा, जब अंशधारी अपने निजी कार्यों कारणों से याचनाओं की रकम देने में स्वयं ही असमर्थ है तो वह स्वेच्छा से अपने अंशों को वापस कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, हरण कहते हैं, समर्पण कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन करना। तो क्वेश्चन बनता है कि पुनः निर्गमन किसे कहते हैं, अंशों का पुनः निर्गमन किसे कहते हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन लिखें तो इसको लिखेंगे, यदि जब जब्त अंशों का पुनः निर्गमन, मतलब क्या होता है कि कंपनी के अंतर्नियम द्वारा संचालकों को जब्त किए गए अंशों को सुविधा अनुसार उचित मूल्य पर पुनः निर्गमित कर दिया जाता है। इन अंशों को पुनः सम मूल्य पर, प्रीमियम पर अथवा कटौती पर यानी कि डिस्काउंट पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है। किसी भी दशा में जब्त किए गए अंशों को उस रकम में से कम पर निर्गमित नहीं किया जा सकता जो उन पर बकाया थी, ठीक है। मतलब क्या है कि आप जो अंश हरण कर रहे हैं उस हरण किए गए अंशों को, जैसा कि मैंने बताया कि वो कंपनी की संपत्ति है, तो आप उन्हें पुनः बेच सकते हैं। तो सम मूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर यानी कि डिस्काउंट पर आप उसे बेच सकते हैं। पर इस बात का ध्यान देना है कि आपको उससे कम अमाउंट नहीं भेजना है, बेचना है, उससे कम अमाउंट में नहीं बेचना है जितनी कि उस पर बकाया पहले से राशि है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कि 10 रुपये के अंश में आपको 4 रुपये प्राप्त हो चुके हैं और बाकी 6 रुपये बकाया है, तो आप अधिकतम 4 रुपये तक का बट्टा उसको यानी कि 4 रुपये तक का डिस्काउंट आप उसको दे सकते हैं। 6 रुपये तक का डिस्काउंट आप उसको नहीं दे पाएंगे। अब इसके लिए
री इशू के लिए आपको 3 एंट्रियाँ करना है अलग अलग, जैसी कंडीशन और सवाल में। री इशू ऑफ 8 पर बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल एंट्री ये होगी। और एक डिस्काउंट के ऊपर भी री इशू होगा और एक प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम पर जब हम करेंगे तो बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट पर बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर बैंक अकाउंट डी आर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फॉरफिटेड का जो अमाउंट रहेगा वो आपका क्या रहता है, डिस्काउंट का अमाउंट रहता है। ठीक है। अब जब हम डिस्काउंट पर री इशू करते हैं या कैसे भी करके जब हम री इशू करेंगे शेयर्स को, तो री इशू करने के बाद आपको एक एंट्री और डालना पड़ेगी, पूंजी संचय खाते में ऋण खाते का हस्तांतरण। ठीक है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एक ये एंट्री भी इसकी बनेगी। तो स्टूडेंट्स, आप इसके एग्जाम्पल के जो सवाल हैं वो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स अगर आती है तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। केवल गिनती की 7 एंट्रियाँ होती है और सवालों के अनुसार आपको एंट्री करना है। मैक्सिमम 3 एंट्री तक ये सवाल जाएगा। थैंक यू।